हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने लगे हैं क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की। पिछली वीडियो में हमने आपको जनरल रूल्स बताए थे क्लोस्ट्रिडियम फैमिली के। क्लोस्ट्रिडियम फैमिली की एक स्पीशी क्लोस्ट्रिडियम टेटनी को आज हम स्टडी करेंगे। तमाम के तमाम क्लोस्ट्रिडियम ग्राम पॉजिटिव होते हैं, रोड शेप होते हैं। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की माइक्रोस्कोपिकल स्लाइड आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। ये स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्पोर फॉर्म्स करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, एनारोब्स होते हैं। ये तमाम की तमाम डिटेल पिछली वीडियो में हमने कवर कर ली थी। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी हमारे पास कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और प्रिवेंशन क्या होगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि ये डिज़ीज़ कौन सी कॉज करेगा। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी जो बैक्टीरिया है वो डिज़ीज़ कौन सी कॉज करेगा। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी मशहूर मारूफ हमारे पास टेटनस की डिज़ीज़ कॉज करता है। टेटनस आमतौर पे जब भी आप लोग कहीं पे गिरते हैं, आपको चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप फौरी तौर पे टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। वो असल में क्या होता है, इसी टेटनस से प्रिवेंशन का एक तरीका होता है। हम अभी इसको स्टडी करेंगे। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी हमारे पास टेटनस कॉज करता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हाउ दिस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड, या कैसे ये ऑर्गेनिज्म ये डिज़ीज़ कॉज करता है। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं ट्रांसमिशन कैसे होती है इस डिज़ीज़ की। ओके, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग गिरते हैं, आपको कोई चोट लगती है, वाउंड आता है, उससे ये हमारे पास फैलने का ख़तरा होता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट में स्पोर की शक्ल में मौजूद होता है। ओके, इसके स्पोर्स सॉइल्स के अंदर मौजूद होते हैं। स्पोर्स प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, आपको कोई चोट लगती है, ठीक है, कोई कील पड़ा होता है, वो आपको चुभ जाता है नेल की वजह से, या कोई वाउंड आता है आपको किसी भी वजह से, तो ये स्पोर्स आपके उस वाउंड के साथ लग जाएंगे, उस एरिया को घेर लेंगे, उस एरिया पे लग जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है, अगर हम देखें बच्चों के अंदर जो अम्बोलिकस होती है उसकी कंटेमिनेटेड, अगर अम्बोलिकस हो कंटेमिनेटेड यानी कि उसकी प्रॉपर केयर ना की जा रही हो, वहाँ से भी ये न्यूनेट्स के अंदर या बच्चों के अंदर फैल सकता है। कंटेमिनेटेड अम्बेलिकस, या एक और सिनेरियो होता है बच्चों के अंदर जिसके ज़रिए ये डिज़ीज़ फैल सकती है। बच्चों के अंदर, मेल्स के अंदर सर्कमसिशन का प्रोसेस होता है, अगर वो हमारे पास सही तरीके से कैरी आउट ना हो तभी ये हमारे पास फैल सकता है टेटनस का ऑर्गेनिज्म। इसके स्पोर्स एक्चुअली फैलते हैं जो कि आगे डिजीज़ कॉज करते हैं। तो सर्कमसिशन हमारे इलाकों के अंदर, पाकिस्तान में, इंडिया में ये बहुत पॉपुलर है कि कुछ अनप्रोफेशनल लोगों से ये चीज़ करवाई जाती है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ फैलने के बहुत ज़्यादा ख़तरे होते हैं। अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा केयर नहीं कर पाते। दैट्स वाई द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टेटनी स्पोर इज़ वेरी हाई। तो स्पोर्स हमारे पास सॉइल्स में मौजूद होते हैं, नेल्स और वाउंड के ज़रिए ये हमारे ज़ख़म के साथ लग जाते हैं। उसके बाद न्यूनेट्स के अंदर कंटेमिनेटेड एम्बोलिकस या सर्कमसिशन के ज़रिए, जो कि सही तरीके से परफॉर्म ना हो, उसके ज़रिए भी ये फैलते हैं। अब जो हमारे पास स्पोर होगा वो हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है, दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम स्पोर्स। अब अगला प्रोसेस होता है उसकी हमारे पास पैथोजेनेसिस का, कि वो डिज़ीज़ कैसे कॉज करता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए, स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए। अब क्या होगा, इन स्पोर्स ने क्या करना है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट होना है, मतलब कि एक्टिव ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। तो एक्टिव ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि जो बैक्टीरिया अब बन गया है स्पोर से, उसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स। बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा वर्ड लिखा होगा वेजिटेटिव सेल्स, तो उसका मतलब होता है कि एक्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल हमारे पास क्या करेगा, अब ग्रो करना स्टार्ट हो गया हमारे उस एरिया के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था टेटनी या क्लोस्ट्रिडियम की तमाम के तमाम स्पीशीज़ होती हैं, एनारोब्स होती हैं। तो वेजिटेटिव सेल्स को कौन कौन सी चीज़ ग्रो करने में हेल्प करेगी या उनको फेवर करेगी, वो भी हम चीज़ों को देखेंगे। यानी कि अगर तो एनारोबिक इन्वायरमेंट होगा, मिसाल के तौर पे कोई ज़ख़म है, वहाँ पे हमारे पास ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं आ रही, तो वो
इन स्पोर्स को कन्वर्ट करेगी वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, एक्टिवेट करेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्हांस करेगी। इसके अलावा अगर स्कीमिया हो जाता है किसी एरिया के अंदर, वो भी ग्रो करने में हेल्प करेगी, फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा उसके लिए। सही है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास बैक्टीरिया को इन्हांस करती हैं, उसकी प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। अब क्या होगा, हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स बन चुके हैं। अब इन्होंने क्या करना है, अब इन्होंने हमारे पास टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स हमारे पास ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। एक्सोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस करेगा उसका नाम होगा हमारे पास टेटनोस्पाज्मिन। टेटनोस्पाज्मिन, ओके, या इसको टेटनस टॉक्सिन्स भी बोला जाता है। तो वेजिटेटिव सेल्स यानी कि बैक्टीरिया अब एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा उस बाउंड वाले एरिया के अंदर या उसके पेरिफेरी में, उनको हम लोग बोलते हैं टेटनोस्पाज्मिन्स। टेटनोस्पाज्मिन्स अब क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड द सीएनएस, टुवर्ड द सीएनएस में स्पाइनल कोड की तरफ, स्पेसिफिकली स्पाइनल कोड। तो अब टॉक्सिन्स हमारे पास स्पाइनल कोड की तरफ जा रहे हैं, ओके, स्पाइनल कोड की तरफ जा रहे हैं। अब स्पाइनल कोड में जाके ये क्या करेंगे, टॉक्सिन्स बने बाउंड के एरिया के अंदर, टेटनोस्पाज्मिन्स उनका नाम है। अब ये सीएनएस की तरफ मूव कर रहे हैं। सीएनएस में इन्होंने क्या करना है, जाके इनहिबिटरी सेल्स जो से होंगे हमारे पास वहाँ पे मौजूद, जिनको हम लोग बोलते हैं रेनशॉ सेल्स, इनहिबिटरी सेल्स, इनहिबिटरी, जिनको हम लोग बोल रहे हैं रेनशॉ सेल्स, ये उनको इनहिबिट कर देंगे। ठीक है। होगा क्या, टेटनोस्पाज्मिन हमारे पास स्पाइनल कोड की तरफ मूव करेगा। स्पाइनल कोड की तरफ जब वो मूव करेगा तो स्पाइनल कोड में मौजूद रेनशॉ सेल्स को, जो कि इनहिबिटरी सेल्स होते हैं, इनहिबिटरी सेल्स कैसे होते हैं, इनहिबिटरी सेल्स ऐसे होते हैं कि जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट हमारे पास होती ना रहे, कॉन्ट्रैक्शन होती ना रहे, उसको इनहिबिट करने के लिए कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं उस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं बाय द रिलीज ऑफ गाबा, बाय द रिलीज ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन। गाबा एंड ग्लाइसिन हमारे पास रिलीज होता है। जब गाबा एंड ग्लाइसिन रिलीज होता है तो इनहिबिटरी सेल्स जो उनसे होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं जो भी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जा रहा होता है। इस तरह कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास कंट्रोल में रहती है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं ताकि आपको याद भी होता जाए। यहाँ पे पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं हमारे वाउंड के पास, स्पोर हमारी बॉडी के अंदर आ गए, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला, वेजिटेटिव सेल्स बन गए, वेजिटेटिव सेल्स ने एक्सोटॉक्सिन्स बनाए जिनका नाम है टेटनोस्पाज्मिन्स। टेटनोस्पाज्मिन्स क्या करेगा, सीएनएस की तरफ मूव करेगा टुवर्ड द स्पाइनल कोड। वहाँ पे जाके क्या करेगा, इनहिबिटरी सेल्स यानी कि रेनशॉ सेल्स को इनहिबिट कर देगा जो कि गाबा और ग्लाइसिन्स बना रहे हैं। इससे क्या होगा, इनहिबिशन का फंक्शन जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो होती ही रहेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो होती ही रहेगी, यानी कि स्पास्टिक स्टेट आ जाएगी, स्पास्टिक स्टेट, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस किस्म का पैरालिसिस हो जाएगा, स्पास्टिक, मसल स्पैज्म होंगे। ठीक है, स्पास्टिक, स्पास्टिक पैरालिसिस, ओके, स्पास्टिक। ये आपने याद रखना है, यही बेसिस है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की इस डिजीज़ की, कि स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, यानी कि मसल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के अंदर कौन सा पैरालिसिस देखने को मिलता है, स्पास्टिक। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक और स्पीशी क्लोस्ट्रीडियम की, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, उसके अंदर क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस नहीं होगा बल्कि फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती ही नहीं है, मसल रिलैक्स कंडीशन के अंदर ही रहते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे, रिलैक्स नहीं हो रहे, उससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे पास क्या होंगी वो आगे जाके मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, इमेज भी दिखाऊंगा उसकी साथ साथ ताकि आपको समझ आए। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज होगी, ये है हमारे पास डिफरेंट पेशेंट्स क्लोस्ट्रीडियम टेटनस से जो इफेक्टेड हैं। इनके अंदर अगर आप लोग देखें, फेस को देखें, यहाँ पे मसल, फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्टेड हैं, यहाँ पे देखें बैक के मसल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड हैं, यहाँ पे देखें फेस का फिर से मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं। इन तमाम की तमाम सिचुएशंस को हम लोगों ने डिफरेंट नाम दिए हैं और यही हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी टेटनस के अंदर। क्या क्या नाम है वो नाम हमने याद रखने हैं। 3 कंडीशन मेनली, ये न्यूनेट दिखाया गया है, ये बच्चा दिखाया गया है यहाँ पे, इसके अंदर टेटनस हो गई है। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे ये ट्रांसमिट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन नज़र आ रही है पहली इमेज के अंदर, वो है जी लॉकजा, लॉकजा, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रिस्मस। ठीक है, लॉकजा या प्रिस्मस,
दूसरी कंडीशन जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, वो है जी हमारे पास, इसको बोला है हम लोगों ने ओपिस थॉर्टनस। ओपिस थॉर्टनस ये ख़ास तरह की कॉन्ट्रैक्शन है, आपको देखने को नज़र आ रही है। ओपिस थॉर्टनस इस कंडीशन को बोलते हैं। ऊपर वाली ट्रेस्मस हो गई, लॉग जा हो गई, जा नहीं ओपन हो रहा, नीचे ओपिस थॉर्टनस की कंडीशन है, कर्व हो गया है बॉडी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं रेसस सार्डोनिकस। रेसस सार्डोनिकस, रेसस सार्डोनिकस। तो ये हमारे पास तमाम की तमाम कंडीशंस हैं जो हमें क्लिनिकली शो होंगी इन क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। दोबारा से रिवाइज हो जाएं ताकि आप लोगों को याद हो जाएं। लॉगजार्ट या ट्रिस्मस, ओपिस थॉर्टनस देखने को मिलेगा या रेसेस सार्डोनिकस देखने को मिलेगा। ये कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी क्लिनिकली। ओके, और पैरालिसिस कौन सा? स्पास्टिक पैरालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने बात करनी है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के ट्रीटमेंट की और इसकी प्रिवेंशन की। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की। तो ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें, ट्रीटमेंट के अंदर जैसे ही हमारे पास पेशेंट को हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको टेटनस होने के चांसेस हैं, मिसाल के तौर पे चोट लग गई है या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो गई है, तो उसके अंदर हम टेटनस एंटीटॉक्सिक्स जो प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। सबसे पहले टेटनस के एंटीटॉक्सिन्स, टेटनस एंटीटॉक्सिन्स। ओके, टेटनस एंटीटॉक्सिन्स क्या होंगे? टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन्स होंगे। टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन्स एक्चुअल में ये कैसे बनते हैं ये हम लोग बात करेंगे इसकी थोड़ी देर में। एक तो हमारे पास ये हम लोग देंगे, ये एक ही चीज़ है, टेटनस एंटीटॉक्सिन्स बोल दें उनको या टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन्स बोल दें। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास टेटनोस्पाज्मिन्स हमारे पास मौजूद होगा ब्लड के अंदर, उसके साथ ये बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। सही है। लेकिन जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टॉक्सिन्स चले गए हैं उनको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। इसके अलावा हम लोग एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का वैसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता लेकिन हम लोग यूज़ कर लेते हैं मेट्रोनाइडाजोल। ओके, मेट्रोनाइडाजोल यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? पेंसिलिन जी भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिलिन जी। ओके, मैं वो यहाँ पे लिख नहीं रहा लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए मेट्रोनाइडाजोल यूज़ कर सकते हैं और पेंसिलिन जी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बेंजोडायज़ेपाम, क्योंकि मैंने आपको बताया पैरालिसिस कौन सा होगा, स्पास्टिसिटी होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उसको रिलैक्स करने के लिए ताकि स्पाजम्स ना हो, बेंजोडायज़ेपाम, बेंजोडायज़ेपाम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेंजोडायज़ेपिन्स यूज़ कर सकते हैं, मेट्रोनाइडाजोल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है जल्दी से हम लोग टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन या टेटनस एंटीटॉक्सिन्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये टेटनस एंटीटॉक्सिन्स कैसे बनते हैं इनकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी ह्यूमन होता है उसको हम लोग किसी भी तरीके से उसे इंड्यूस कर देते हैं, वैक्सीन दे देते हैं, जिससे या वैक्सीन दे देते हैं या हमारे पास कोई ठीक होता है पेशेंट टेटनस से, तो उसकी बॉडी के अंदर, उसके प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी ग्लोबुलिन्स मौजूद होंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मौजूद होंगी जो कि हमारे पास एंटीटॉक्सिन्स होंगी टेटनस के अगेंस्ट। ठीक है, तो उस प्लाज्मा को हम लेते हैं, उसको हम लोग प्योरीफाई करते हैं, तो उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और लोगों को बचाने के लिए। इसके अलावा मेट्रोनाइडाजोल क्योंकि बैक्टीरियल है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा होता है नहीं होता इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है। इसके अलावा स्पाज़म से बचने के लिए बेंजोडायज़ेपिन्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, लास्ट पे हम लोग अब बात करेंगे प्रिवेंशन की। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है, हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं पेशेंट्स को, इम्यूनाइज कर सकते हैं पेशेंट्स को। उस वैक्सीन का नाम होगा हमारे पास टॉक्सॉइड्स। ठीक है, टेटनस के टॉक्सॉइड दे सकते हैं। टॉक्सॉइड क्या होता है पता? टॉक्सॉइड ऑफ टेटनस या टेटनस टॉक्सॉइड्स, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, जो एक्टिव टेटनोस्पाज्म होता है उसको हम लोगों ने हीट करके या किसी भी तरीके से इनएक्टिव बनाया होता है और उसको हम इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी उसको एज एन एक्टिव टेटनस के टॉक्सिन के तौर पर देखती है और उसके खिलाफ हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती है या हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर हम लोग
अगर हम लोगों के ऊपर अटैक होता है ऑर्गेनिज्म का तो हम लोग उससे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट्स के हवाले से हम लोग कर सकते हैं, हम लोग वाउंड की डिब्राइडमेंट करेंगे, वाउंड की वाउंड डिब्राइडमेंट, और हम लोग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को भी इकट्ठे दे सकते हैं। मसलन के हम लोग एक जगह से टॉक्सॉइड्स दें या वैक्सीन दें, ठीक है, टेटनस टॉक्सॉइड्स बॉडी में डालें पेशेंट की, और दूसरी तरफ हम लोग क्या दें, टेटनस की एंटी टॉक्सिन की डोज दें। एक तरफ हम लोग पेशेंट को टेटनस का टॉक्सॉइड दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग क्या दे रहे हैं, टेटनस के एंटीटॉक्सिन्स। इससे क्या होगा, दोनों तरीक़ों से हमारे पेशेंट जो होगा वो फ्यूचर में आने वाले किसी एक्टिव टॉक्सिन से बच सकता है। इन दोनों को हम लोग मिला के क्या बोल सकते हैं, एक हमारे पास है ये वाली चीज़ यानी कि वैक्सीन के तौर पे जो हम चीज़ दे रहे हैं, और दूसरी है ये टेटनस एंटीटॉक्स। तो इन दोनों को हम लोग जब यूज़ करते हैं इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ आवर टॉपिक अबाउट टेटनस। तो ऐसे हम पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी से भी बंदों को प्रिवेंट कर सकते हैं इन द फ्यूचर कि वो टेटनस के मरीज़ ना बने। दैट्स ऑल, थैंक यू।